नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर एग्रीकल्चरिस्ट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे धान में लगने वाली विभिन्न बीमारियों के प्रबंधन के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे राइस ब्लास्ट, जिसे झुलसन रोग भी कहते हैं, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ब्राउन स्पॉट, नेरो लीफ स्पॉट, शीथ ब्लाइट, शीथ रॉट, स्टेम रॉट, फॉल्स स्मट, बकाने रोग और खैरा रोग के बारे में। हमारे इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे रोग की पहचान के बारे में, उसके बाद उसके मैनेजमेंट के लिए उपयोग होने वाले रासायनिक दवाइयों के बारे में, उसके बाद हम धान में समन्वित प्रबंधन के बारे में बात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि प्रबंधन के समय कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। बीमारी के प्रबंधन के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्टेप होता है बीमारी की पहचान। अगर हम बीमारी की सही पहचान कर लें तो हम उसके लिए सही दवाई का छिड़काव कर सकते हैं और इससे धन और समय की बचत होती है और साथ ही साथ हमें ज़्यादा मुनाफा भी होता है। इसीलिए इस वीडियो में हम ये जो 10 प्रकार की बीमारियां हैं उसे पहचानना सीखेंगे और उसके लिए कौन सा रासायनिक दवाई उपयोग करना चाहिए ये भी हम सीखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले देखते हैं हम राइस ब्लास्ट या झुलसन रोग के बारे में। ये जो बीमारी है वह कवक से होती है और कवक का नाम है मैग्नापोर्थी ओराइजी और इसके जो लक्षण होते हैं वो पत्तियों में नाव के आकार के दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्तों में ये नाव के आकार के धब्बे बनते हैं और ये जो धब्बे होते हैं उसके बीच का कलर धान के भूसे की तरह होता है और धब्बे के किनारे भूरे रंग के होते हैं। ये जो राइस ब्लास्ट है वो 3 तरह से होता है। अगर ये पत्तियों में आता है तो उसे लीफ ब्लास्ट कहते हैं और अगर ये गांठों में आता है तो उसे नोड ब्लास्ट कहते हैं और अगर ये बाली और तने के बीच में जो गांठ होता है वहां पर आता है तब इसे नेक ब्लास्ट कहते हैं। ये जो नेक ब्लास्ट होता है ये सबसे ज्यादा घातक होता है और सबसे ज्यादा नुकसान हमें नेक ब्लास्ट के कारण से ही होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, नोड ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट में इनके गांठों पर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जिसके कारण से ये वाला जो एरिया है वो कमजोर हो जाता है और फिर टूट के गिर जाता है। अब हम देखते हैं राइस ब्लास्ट के मैनेजमेंट के लिए हमें कौन कौन सी रासायनिक दवाइयां उपयोग करनी चाहिए। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट केमिकल है वो है टेबुकोनाजोल और ये मार्केट में अलग अलग ट्रेड नेम से अवेलेबल है, जैसे कि नेटियो, फोलिकर और स्पेक्ट्रम। ये जो नेटियो है और फोलिकर है ये बायर द्वारा बनाया जाता है और स्पेक्ट्रम ये धनुका एग्री केमिकल्स द्वारा बनाया जाता है। अगर हम नेटियो का उपयोग कर रहे हैं तो इसके लिए 160 से 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हमें स्प्रे करना है और अगर हम फोलिकर का उपयोग कर रहे हैं तो इसके लिए हम 250 से 300 ml प्रति एकड़ की दर से हम उपयोग कर सकते हैं और अगर स्पेक्ट्रम का छिड़काव कर रहे हैं तो इसके लिए हमें 400 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना होगा। अब देखते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट या जीवाणु पर्ण अंगमारी के बारे में। यह एक बैक्टीरिया से होता है और बैक्टीरिया का नाम है जेंथोमोनास ओराइजी पैथोवर ओराइजी और इसका जो बैक्टीरिया होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है।
और इसके लक्षण खेत में कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। यह जो बीमारी है वो पत्तियों के ऊपरी सिरे से शुरू होती है, उसके बाद ये ऊपर से नीचे तरफ मूव करती है। जहां जहां बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है वहां पर की कोशिकाएं मर जाती हैं और उनका जो रंग है वो स्ट्रा कलर का हो जाता है, मतलब कि धान के भूसे की तरह हो जाता है और इसकी पत्तियां कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट के मैनेजमेंट के लिए हमें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी और एंटीबायोटिक का नाम है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। ये जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन होता है उसमें दो तरह के एंटीबायोटिक होते हैं, पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तो इस बीमारी के मैनेजमेंट के लिए हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 150 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1.25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हमें स्प्रे करना पड़ेगा। और ये जो केमिकल है इसका हम सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें इसका स्प्रे भी करना चाहिए। अब हम देखते हैं ब्राउन लीफ स्पॉट के बारे में। इसे भूरा धब्बा रोग भी कहते हैं। यह एक कवक से होता है और कवक का नाम है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। इसके लक्षण पत्तियों में और दानों में दोनों में आते हैं और ये जो बीमारी है वो आखिरी सीजन में आता है, मतलब जब धान पकने की अवस्था में होता है उस समय इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। इस बीमारी के लक्षण कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं और पत्तियों में अंडाकार धब्बे बनते हैं और इन धब्बों के चारों तरफ की कोशिकाएं पीली पड़ जाती हैं। धब्बे के बीच का जो रंग होता है वो राख की तरह होता है, मतलब ग्रे कलर का होता है। धब्बे के किनारे भूरे रंग के होते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जब धान के दानों में बीमारी आती है तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है और इसी प्रकार से ही ये जो बीमारी है एक खेत से दूसरे खेत या फिर एक जगह से दूसरे जगह बीज के द्वारा ही ट्रांसफर होते हैं। अब हम देख लेते हैं ब्राउन लीफ स्पॉट के मैनेजमेंट के लिए हमें कौन कौन सी रासायनिक दवाइयां उपयोग करनी चाहिए। इस बीमारी के प्रबंधन के लिए सबसे पहले हमें करना है बीजों का उपचार। थायरम या कैप्टान, इन दोनों केमिकल से हम बीजोपचार कर सकते हैं और बीजोपचार करने के लिए हम 1 किलो राइस को 4 ग्राम केमिकल से हम उपचारित करेंगे। बाद में हम मेन्कोजेब का स्प्रे भी कर सकते हैं और मेन्कोजेब का स्प्रे करना है तो प्रति टंकी 30 से 40 ग्राम इस केमिकल को डालना चाहिए। ये जो मेन्कोजेब होता है वो अलग अलग ट्रेड नेम से अवेलेबल है, जैसे कि साफ, कंफर्ट और गोल्ड। इसके मैनेजमेंट के लिए एजॉक्सिट्रोबिन या फिर प्रोपिकोनाजोल, इन दोनों का भी स्प्रे हम कर सकते हैं। ये जो केमिकल हैं ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं लेकिन ये थोड़े महंगे होते हैं। ये जो केमिकल है उसका हम कितना स्प्रे करें ये मैं बार बार नहीं बता रहा हूं, यह वीडियो में अवेलेबल है और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम नैरो लिप स्पॉट के बारे में। जो ब्राउन लिप स्पॉट था उसमें स्पॉट का साइज बड़ा था, लेकिन नैरो लिप स्पॉट में जो स्पॉट्स होते हैं वो चपटे और लंबे होते हैं और वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। एक पत्ती में बहुत सारे धब्बे बनते हैं और जब धब्बे बहुत सारे बनते हैं तो लीफ में या पत्तियों में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण से जो पौधा है वो अपने लिए खाना नहीं बना सकता और फिर उत्पादन में कमी आती है। ये जो बीमारी है वो भी एक फंगस से होती है और उसका नाम है सर्कोस्पोरा ओराइजी। इसके मैनेजमेंट के लिए भी हम सेम केमिकल यूज कर सकते हैं जो हम ब्राउन लिप स्पॉट में किए थे, जैसे कि कैप्टान, थायरम, मेन्कोजेब, एजॉक्सिट्रोबिन और प्रोपिकोनाजोल। अब हम देखते हैं शीथ ब्लाइट के बारे में। इसे पर्णछत अंगमारी भी कहते हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये शीथ होता क्या है।
ये जैसे धान का तना है और ये पत्तियां हैं, तो पत्ती का वह भाग जो तने को लपेटे रहता है उसी को कहते हैं शीथ, और इसी में जब बीमारी आती है तो उसे कहते हैं शीथ ब्लाइट। और ये एक कवक से होता है, कवक का नाम है राइजोक्टोनिया सोलेनी। इसके लक्षण कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। जहां पर से पानी तने को टच करता है वहां पर से ये बीमारी स्टार्ट होती है, और इस बीमारी में जो स्पॉट्स या फिर धब्बे का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। अगर बीमारी ज्यादा मात्रा में आती है तो धब्बे बहुत बड़े बड़े बनते हैं, और जब बीमारी कम मात्रा में आती है तो धब्बे बहुत छोटे रहते हैं। इस बीमारी में जो धब्बे होते हैं वो अनियमित आकार के होते हैं, और धब्बे का जो रंग होता है वो या तो ग्रे कलर का होता है या फिर धान के भूसे की तरह हो जाता है, जिसे स्ट्रा कलर कहते हैं। और ये जो धब्बे के चारों तरफ की कोशिकाएं होती हैं वो भूरे रंग की या फिर हल्के बैंगनी रंग की होती है। ये जो बीमारी होती है वह पानी के द्वारा फैलती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये धान का पौधा लगा हुआ है और यहाँ पर फिर बीमारी आती है। फिर ये जो कवक होते हैं वो पानी के माध्यम से दूसरे प्लांट्स में जाते हैं और फिर वहां पर संक्रमण करते हैं। अब हम देख लेते हैं शीथ ब्लाइट के मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी रासायनिक दवाइयां हमें उपयोग करनी चाहिए। तो इसके लिए है पेंसाइक्यूरोन। इसका उपयोग हमें 20 ml प्रति पंप करना चाहिए, या फिर एजॉक्सीट्रोबिन जो कि गोडिया सुपर नाम से अवेलेबल है, इसका उपयोग हमें 15 ml प्रति पंप की दर से करना चाहिए। इसके अलावा हम स्पेक्ट्रम और शीथमार इन दोनों का भी उपयोग कर सकते हैं। इस बीमारी के लिए जो एमिस्टार है, एमिस्टार दो तरह से आता है, एक ओनली एमिस्टार और एक एमिस्टार टॉप। तो शीथ ब्लाइट के मैनेजमेंट के लिए हमें एमिस्टार का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो टिल्ट है जिसमें प्रोपिकोनाजोल उपस्थित होता है, इसका भी हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो राइस ब्लास्ट में उपयोग होने वाला केमिकल है टेबुकोनाजोल, जो कि फोलिकर और नेटियो नाम से अवेलेबल है, इसका भी हम उपयोग शीथ ब्लाइट के मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। अब हम देखते हैं शीथ रॉट। रॉट मतलब होता है सड़न। ये जो बीमारी है वो कवक से होती है और उसका नाम है सारोक्लेडियम ओराइजी। इसके भी जो सिम्टम होते हैं वो शीथ में आते हैं और इस तरह से दिखाई देते हैं। शीथ में यहाँ पर रॉटिंग हो जाती है और ये जो शीथ होता है वो भूरे रंग का हो जाता है। बाद में जब ये सड़न आगे बढ़ता है तो धान की बालियों तक पहुंच जाता है और फिर हमें नुकसान बहुत ज्यादा होता है। शीथ रॉट के मैनेजमेंट के लिए हम टेबुकोनाजोल, जो कि नेटियो और फोलिकर के नाम से अवेलेबल है, इनका हम स्प्रे कर सकते हैं, और एमिस्टार और टिल्ट मतलब कि प्रोपिकोनाजोल, इसका हम स्प्रे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टेम रॉट के बारे में। यह जो बीमारी है वह कवक से होती है और कवक का नाम है स्क्लेरोसियम ओराइजी। इनके जो लक्षण है कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। यहाँ पर तने में सड़न हो गई है और सड़न के कारण यहाँ पर की कोशिकाएं काली पड़ जाती हैं, और अगर हम प्रभावित तने को चीर कर देखेंगे तो हमें इस तरह से काले काले डॉट्स की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और ये फंगस होते हैं। और अगर किसी भी प्रभावित पौधे में इस प्रकार के सिम्टम दिखाई देते हैं तो यह कंफर्म हो जाता है कि यह एक स्टेम रॉट है। स्टेम रॉट के मैनेजमेंट के लिए हम एमिस्टार टॉप, टिल्ट या हेक्साकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं। ये जो हेक्साकोनाजोल होता है वो मार्केट में ट्रिगर या हेक्साधान प्लस इस नाम से अवेलेबल है। अब हम देखते हैं फॉल्स स्मट के बारे में। यह भी एक कवक से होता है और कवक का नाम है यूस्टिलेजोनोइडिया वायरेंस। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यह है इसका लक्षण, और इसके लक्षण बहुत ही आसान होते हैं।
कोई भी पर्सन इसे दूर से ही देख के पहचान सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो धान की बालियां होती हैं, दाने होते हैं, उसके ऊपर में एक स्ट्रक्चर बनता है और ये या तो हल्के हरे रंग का होगा या फिर इस तरह से हल्के पीले रंग का होता है और ये थोड़ा मखमली होता है, थोड़ा चमकीला होता है। इसके मैनेजमेंट के लिए हम एमिस्टार टॉप, टिल्ट या नेटिवो या फिर फोलिकर इसका हम स्प्रे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बकाने डिजीज के बारे में। यह भी एक कवक से होता है और कवक का नाम है जिब्बेरेला फ्यूजिकुराई। यह एक जापानीज नाम है क्योंकि यह बीमारी सबसे पहले जापान में देखी गई थी, तो इसका जो नाम है वो जापानीज है। इस बीमारी के लक्षण कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं और इस बीमारी में क्या होता है, जो प्रभावित पौधे होते हैं वो नॉर्मल पौधे से लंबे हो जाते हैं और वो खेत में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो पौधा है ये नॉर्मल पौधा है और ये है प्रभावित पौधा। जो प्रभावित पौधा होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है और जो प्रभावित पौधा होता है उसमें बीज नहीं बनते, जिसके कारण से नुकसान बहुत होता है। जो बासमती चावल होते हैं उनमें यह बीमारी बहुत ज्यादा आती है और इसके मैनेजमेंट के लिए हम कार्बेंडाजिम का स्प्रे करेंगे। प्रति टंकी 30 से 40 ग्राम हमें इसका स्प्रे करना चाहिए। ये जो कार्बेंडाजिम होता है यह मैनकोजेब के साथ मिक्स होता है और मार्केट में अलग अलग नाम से अवेलेबल है, जैसे कि साफ, कंफर्ट और गोल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं खैरा डिजीज या खैरा रोग के बारे में। यह बीमारी किसी रोग कारक के कारण नहीं होती है। यह बीमारी होती है खेत में जिंक की कमी के कारण से और इसके जो सिम्टम होते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये जो बीमारी होती है ज्यादातर तब आती है जब पौधा छोटा होता है और इसमें पत्तियों के निचले जो सिरे होते हैं वो पहले पीले पड़ जाते हैं और फिर बाद में पत्तियों में भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। इस प्रकार से हम इस बीमारी की पहचान कर सकते हैं और इससे बचने के लिए हम जिंक फर्टिलाइजर ZnSO4 का उपयोग करेंगे। कितना? 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। और अगर ये बीमारी बाद में आती है तो हम इसका पत्तों में स्प्रे भी कर सकते हैं और स्प्रे करने के लिए हम ZnSO4 का 0.5% का घोल बनाएंगे और हम इसे पत्तों में छिड़क देंगे। तो इतना था बीमारी और उसके रासायनिक दवाइयों के बारे में। अब हम देखेंगे इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के बारे में, मतलब धान में हम इन बीमारियों का समन्वित प्रबंधन कैसे कर सकें, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। पहला है, गर्मी के महीने में हमें गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करने से मिट्टी में जो रोग कारक उपस्थित होते हैं वो सूर्य की गर्मी से मर जाते हैं। दूसरा है, खेत से हमें खरपतवार को हटा देना चाहिए। जो रोग कारक होते हैं वो खरपतवार में जीवित रहते हैं, इसीलिए हमें खरपतवार को बुआई या रोपाई से पहले हटा देना चाहिए। ज्यादा मात्रा में कार्बनिक खाद का उपयोग करना चाहिए। अगर हम ज्यादा मात्रा में कार्बनिक खाद डालेंगे तो उसमें रोग कारक के जो प्राकृतिक शत्रु होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, जिसके कारण से जो रोग कारक हैं उनकी संख्या कम होने लगती है। ज्यादा मात्रा में नत्रजन उर्वरक का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को डालेंगे तो पौधे की बढ़वार तो बढ़ती है, लेकिन उसकी जो रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है वो कम होती है। इसीलिए हमें नाइट्रोजन को 2 या 2 से अधिक डोज में देना चाहिए। ऐसा करने से पौधे को लगातार नाइट्रोजन मिलते रहता है और पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है और उसमें रोग भी कम लगते हैं। इसके अलावा हम नीम कोटेड यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। जो नीम कोटेड यूरिया होता है उसमें से नाइट्रोजन धीरे धीरे करके बाहर आता है और जिससे पौधे को लंबे समय तक नाइट्रोजन मिलते रहता है। समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहना चाहिए, जैसे कि
ये 1 एकड़ का खेत है तो उसमें इस प्रकार से रेंडमली हमें सर्वे करना चाहिए और हमारे साथ हमेशा एक क्वाड्रेट होना चाहिए। ये क्वाड्रेट क्या होता है? 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा इस प्रकार का प्लास्टिक या लोहे के छड़ का बना हुआ होता है और उस 1 मीटर के अंदर में जो भी पौधे आएंगे उन पौधों का और पौधे की पत्तियों का हमें अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए। खेत में हमें ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का उपयोग करते रहना चाहिए। ये रोग कारक के प्राकृतिक शत्रु होते हैं और रोग कारक को मारते हैं। बार बार हमें एक ही खेत में धान की फसल नहीं लेनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, जो रोग कारक की संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ते जाती है और फिर रोग ज्यादा मात्रा में आते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि धान के बाद हम दलहन की फसल लें। ऐसा करने से एक नहीं, इसके अनेक फायदे हैं। धान की कम अवधि का किस्म हमें उपयोग करना चाहिए। अगर धान कम समय तक खेत में है तो बीमारी और कीड़े ये भी कम लगते हैं। इसीलिए हमें शॉर्ट ड्यूरेशन वाली वैरायटी लगानी चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि रोग प्रतिरोधी किस्म को हम लगाएं। ऐसा करने से ये जो जहरीले केमिकल होते हैं उसका उपयोग हमें नहीं करना पड़ेगा और जो उत्पादन होगा वो ऑर्गेनिक होगा। बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो बीज के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह या एक खेत से दूसरे जगह ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए हमें बीजोपचार करना चाहिए और ऐसे बीज जिसमें कि रोग कारक उपस्थित है उसे हटा देना चाहिए। खेत की बुआई या रोपाई हमें समय पर करना चाहिए। अगर धान की जो बुआई या रोपाई है वो लेट होगी तो उसमें बीमारी और कीड़े ये दोनों आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। पहला, एक ही दवाई को सभी रोगों के लिए हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए और एक ही दवाई को बार बार उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जो रोग कारक होते हैं वो उस केमिकल के लिए प्रतिरोधी हो जाते हैं और फिर कुछ समय बाद वो जो केमिकल है वो काम करना बंद कर देता है। हमें रोग कारक के हिसाब से ही दवाई या प्रबंधन विधि का निर्धारण करना चाहिए। अगर कीट है तो कीटनाशी, कवक है तो कवकनाशी, जीवाणु है तो जीवाणुनाशी। इस प्रकार से हमें केमिकल को सेलेक्ट करना चाहिए। दवाई की मात्रा सिफारिश मात्रा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर यह कहा गया है कि 200 ml को 1 एकड़ में छिड़कना है तो हमें 200 ml से ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। पहले और दूसरे दवाई प्रयोग के बीच में हमें कुछ गैप रखना चाहिए और जो अलग अलग केमिकल होते हैं उनके बीच का जो अंतराल है वो अलग अलग होता है। इसीलिए हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। अगर बारिश होने वाली है तो हमें रासायनिक दवाई का छिड़काव नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से समय और धन दोनों का हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। तो साथियों, इतना था धान की बीमारी और उसके प्रबंधन के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।